पिछला वीडियो एकदम से कट गया था, उसी को हम कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे कि जाति प्रथा के अंत करने के लिए इसलिए कदम उठाया गया ताकि स्त्रियों को वैवाहिक स्वतंत्रता, अंतर्जातीय विवाह की स्वतंत्रता और जातिगत बंधनों को ढीला कर सकें, यह प्राप्त हो सके। और इसके लिए प्रबुद्ध भारतीयों ने संघर्ष भी किया था। स्त्रियों की स्थिति, अगर हम अंग्रेज़ों के समय की बात करें तो अंग्रेज़ों की भारत विजय ने संपूर्ण सामाजिक परिवेश को ही बदल दिया था और उन्होंने लोगों में जो नई भावनाएं, जो प्रजातांत्रिक भावनाओं की जागृति करी थी, उसके फलस्वरूप अब नए सामाजिक सुधार आंदोलनों को बढ़ावा मिलने लगा था, क्योंकि उनका अब लक्ष्य एक ही था कि भारतीय नारी, जिसको कई सामाजिक न्यायिक विषमताओं और अनीतियों का शिकार होना पड़ रहा है, उसको किसी प्रकार से दूर किया जाए। ब्रिटिश उद्भव से पहले भारतीय नारी दास्ता में बंधी हुई थी और उनकी दास्ता सामाजिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में दोनों में ही विद्यमान थी। उस वक्त का समाज व्यक्ति की स्थिति या उसके जन्म के द्वारा निश्चित, व्यक्ति की स्थिति उसके जन्म के द्वारा ही निश्चित की जाती थी और नारी को सभी अशक्त मानते थे, क्योंकि जन्म से ही उनका मानना था कि नारी किसी पे डिपेंडेंट ही पैदा हुई है और वह दूसरे पे डिपेंडेंट ही रहेगी, यानी कि निर्भर ही रहेगी। धार्मिक विधान में भी स्त्रियों की निकृष्ट स्थिति को सभी समाज जो थे वे पवित्र बता रहे थे। भारत में अंग्रेज़ों ने जब अपनी नई सामाजिक नीतियों का और नए सामाजिक विचारों का यहाँ पर प्रसार प्रारंभ करा, जो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता पर आधारित थे, तो उससे जन्म, जाति और संप्रदाय जैसी जो निम्न भावनाएं थी और जिन्होंने समाज में विषमताएं लाई थी, उसके लिए एक आंदोलन या परिवर्तन स्वीकार किया जाने लगा था। स्त्रियों को दबाकर रखने वाले कानून और रीति रिवाजों का ख़त्म करने के प्रारंभिक प्रयास भी हम देखते हैं कि पुरुष जाति के द्वारा ही, उनके जो प्रबुद्ध इंटेलेक्चुअल सदस्य जो थे, उन्होंने ही प्रारंभ किए थे। इन कुरीतियों का शिकार क्योंकि स्त्रियां थीं और ये कालक्रम के अनुसार बढ़ते ही रहे थे और स्त्रियों की मुक्ति के लिए जब ये प्रयत्न किए गए तो अनेक संगठन बनाए गए और उन्होंने यह कोशिश करी कि इन बंधनों को किसी प्रकार से समाप्त और ढीला किया जाए। एक ज़माने में भारतीय नारी सती और बाल हत्या जैसी बर्बर और क्रूर प्रथाओं की शिकार थी। पति के मरने पर विधवा स्त्री को पति की लाश को अपने गोद में रखकर चिता में बैठना होता था और उनको जिंदा ही जला दिया जाता था। गरीब माँ बाप के लिए शादी काफ़ी महंगी होती थी, इसलिए माँ बाप अपनी नवजात कन्याओं की हत्या कर देते थे। यानी कि स्त्रियों के प्रति जितनी कुरीतियाँ थीं वह इस समय प्रचलन में थी। सबसे बड़ी सती प्रथा जो बिल्कुल ही निकृष्ट थी, और फिर कन्यावध जो कि स्त्रियों को जन्म देने का ही अधिकार नहीं, मतलब एक कन्या को, लड़की को जन्म देने का ही अधिकार नहीं देता था। सती प्रथा को इसलिए बल दिया गया क्योंकि विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति ही नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में जल मरना ही उनके लिए एक सहायक सिद्ध होता था। पर्दा प्रथा और मंदिरों में वैश्यवृत्ति, ये दोनों ही ऐसे घिनौने बुराइयां थीं जो समाज में बेहद ही प्रचलन में थी।
और इसके कारण से एक स्त्री कूप मंडूक ही बन करके रह जाती थी। इसलिए यह ज़रूरी समझा गया कि इस प्रकार की इन कुरीतियों को बिल्कुल ही समाप्त किया जाए या इनकी समाप्ति के लिए आंदोलन किए जाए। भारत में स्त्रियों को प्राय शिक्षा भी नहीं मिलती थी, उनको शिक्षा के लिए भी अधिकार नहीं था। मध्ययुगीन समाज को अगर हम देखते हैं तो स्त्रियों को सिर्फ गृह कार्य की ही जिम्मेदारी दी गई थी और लड़कों को गांव में और शहरों में स्कूलों में जाने के लिए और उनको पढ़ने की शिक्षा पढ़ने का प्रबंध भी उनके लिए किया गया था। वहीं स्त्रियों के लिए शिक्षा का भी किसी भी प्रकार का प्रबंध नहीं किया गया था। तो पुराने समाज के विनाश और नए समाज के उदय के साथ ही भारत में एक नए जीवन दर्शन का जन्म हो सकता था और इसके लिए उस समय में प्रचलित स्वतंत्रतावादी विचार जो थे वे तेजी से चूंकि समाज में फैलते जा रहे थे, अपना स्थान ले रहे थे, तो इन सिद्धांतों ने लिंग, जाति, प्रजाति, धर्म, जाति, इन सब के जो विभेद थे उन सब भेदों को समाप्त करके व्यक्ति को समान अधिकार देने की बात करी थी और साथ ही उनको स्वतंत्रता भी मिले, इसका उनका प्रयत्न किया गया था। सबने ही यह स्वीकार करा था। स्पेशली हम ब्रह्म समाज की बात करें तो ब्रह्म समाज ने स्त्री शिक्षा और संस्कृति के समान अधिकार की पैरवी करी थी और यही कारण है कि स्त्रियों में, लड़कियों में शिक्षा का प्रचार जो अभी तक जिसका रूढ़िगत विरोध था वह ब्रह्म समाज के प्रयत्नों से तेजी से फैलने लगा था। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा का जैसे ही विकास हुआ वैसे ही जागृति पैदा हुई और समाज की कई बुराइयां जो उस समय समाज में प्रचलन में थी उनको समाप्त करने का प्रयत्न किया गया। इसमें ब्रह्म समाज सबसे पहले उठ करके सामने आया और ब्रह्म समाज ने ही यह प्रयत्न किया कि स्त्रियों के उन अधिकारों की उनको प्राप्ति हो जो अभी तक उनसे छीन लिए गए हैं। चूँकि हिंदू समाज पर हिंदू धर्म की धार्मिक मान्यताएं अपना नियंत्रण रखी हुई थी, इसलिए ये धर्म सुधार आंदोलनों के लिए समाज सुधार के कार्यक्रम को रखना आवश्यक हो गया। जब तक समाज में सुधार नहीं होएगा तब तक किसी भी प्रकार के धार्मिक परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं। यह राजा राम मोहन रॉय ने काफ़ी भली भांति समझ लिया था। इसीलिए राजा राम मोहन रॉय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने जाति प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया और इसे अप्रजातांत्रिक, अमानुषिक और राष्ट्र विरोधी बतलाया। 1828 में उन्हीं के प्रयत्नों से जब उन्होंने अपने भाई की पत्नी को चिता में जिंदा जलते हुए देखा, तभी से उन्होंने यह प्रयत्न प्रारंभ कर दिए थे कि स्त्रियों का इस प्रकार से जलाया जाना एक बहुत ही निकृष्ट कार्य है, जिसके उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप लॉर्ड बेंटिंग के द्वारा 1828 में इस प्रथा को निषेध किया गया और 1829 में इसके प्रति कानून बन करके सामने आ गया। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि राजा राम मोहन रॉय ने पुनर्विवाह की पैरवी करी। उनका यह कहना था कि अगर सती प्रथा को समाप्त करेंगे तो जो स्त्रियां विधवा हो जाती हैं उनको पुरुष के समान ही अधिकार मिलने चाहिए और इसके फलस्वरूप उनको विवाह की अनुमति, जिस प्रकार से एक पुरुष को हिंदू धर्म में था कि एक पुरुष तो 10 दिन के भीतर भी शादी कर सकता था, तो जब पुरुष को यह अधिकार दिए हुए थे तो उन्होंने इस बात के लिए संघर्ष छेड़ा कि एक स्त्री को भी पुनर्विवाह का अधिकार देना बहुत ही ज़रूरी है। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के महत्व को समझते हुए
ब्रह्म समाज ने उनके विचारों से प्रभावित होकर के इस प्रकार के नए विचारों को एक मूर्त रूप देना प्रारंभ करा था। उन्होंने ये बात मानी थी कि अंग्रेजी संस्था जो है वह भारत में शासन के लिए अच्छी है, क्योंकि वे उन सभी बुराइयों का समाज में से दूर करने में सहायता कर रही है जो हिंदुस्तानी संस्थाएं नहीं कर सके। ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक दिनों में यानी कि 19वीं सदी के प्रारंभ में हम देखते हैं कि ब्रिटिश जो हैं वो भारतीय समाज की रूढ़िवादी और सामंती शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे, और ये साहसिक सुधार जैसे कि सती प्रथा का उन्मूलन, दासता का उन्मूलन, ठगी और बाल हत्या का उन्मूलन, नवजात कन्याओं को दूध से भरी परात में डुबो दिया जाता था क्योंकि वे एक कन्या थीं। तो इस तरह के अमानुषिक कार्यों के लिए पाश्चात्य शिक्षा और पाश्चात्य शासन को राजा राम मोहन ने ज़रूरी और भारत के लिए अच्छा बताया, और यही कारण था कि अंग्रेज़ों के सहयोग से ही वे उन सभी कार्यों को करने में समर्थ रहे जो भारतीय समाज सुधारक अभी तक नहीं कर पाए थे। उन दिनों भारतीय समाज में सबसे अधिक प्रगतिशील तत्वों में जैसे कि जो कि राजा राम मोहन रॉय थे, उन्होंने अपने ब्रह्म समाज के सुधार आंदोलनों के द्वारा इस प्रकार के कई नए सुधार करे और समाज ने उसको सराहा भी। स्त्रियों की शिक्षा जो उस समय बिल्कुल ही बंद थी, अंतर्जातीय विवाह जो उस समय प्रचलन में ही नहीं थे, ब्रह्म समाज पहला ऐसा समाज था जिसने स्त्रियों की अंतर्जातीय विवाह को समर्थन दिया ताकि सामाजिक बंधनों को ढीला किया जा सके। शिक्षा पर उनके जोर दिया। संपत्ति के अधिकार के लिए राजा राम मोहन रॉय ने संघर्ष किया कि स्त्रियों को शिक्षा संपत्ति में उतना ही अधिकार दिया जाए जितना कि पुरुषों को दिया जाता है। तो इस तरह के जितने भी ये सुधार आंदोलन हुए ये शुद्ध धर्मनिरपेक्ष थे और सामाजिक और राजनीतिक सुधारों से ये प्रेरित थे और उन्हीं के आधार पर इनकी पृष्ठभूमि तैयार की गई थी। राजा राम मोहन द्वारा चलाए गए ब्रह्म समाज का इसीलिए ऐतिहासिक महत्व है कि उन्होंने भारत में आधुनिक युग की शुरुआत करी, जो अभी तक कोई भी व्यक्ति यह नहीं सोच पाया था कि भारतीय समाज को किस प्रकार से परिवर्तित या उनमें नए समाज सुधार कार्य प्रारंभ किए जा सकते हैं। पहले वे व्यक्ति थे जिन्होंने सती जैसी प्रथा की ओर आवाज़ उठाई थी। तो इस प्रकार से हम राजा राम मोहन रॉय को आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में, समाज के क्षेत्र में आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जानते हैं। थैंक यू।